नमस्कार दोस्तों, आज है 16 अप्रैल 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज डिस्कशन में। फ्रेंड्स, सॉरी कि आज थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आज स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। आज जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल है कि भारत ना रूस से क्या ले रहा है, S-400 मिसाइल लिया था। ठीक है, S-400 मिसाइल का कुछ आपूर्ति हुई थी, कुछ आपूर्ति अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन अभी रसिया मतलब कि सारे S-400 को आपूर्ति को बढ़ा रहा है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी है यूक्रेन का इशू। ठीक है, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आपको पता है कि यूक्रेन के युद्ध में रसिया के ऊपर जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोपीय की जो कंट्री है यूरोप का, वो सेंसस लगा चुका है, यूएसए सेंसस लगा चुका है। उस सेंसस के बीच में मतलब प्रतिबंध के बीच में रसिया के द्वारा भारत को S-400 देना, ये सबसे बड़ी चैलेंजेस का काम हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़े चैलेंज का काम है। तो इस तरह का मिसाइल दिया जाएगा। पहले तो आधुनिक दे दिया गया था, लेकिन अब दूसरी बार इसको पेश किया जाता है। अब हम बताते हैं कि ये S-400 की बारे में कि क्या जानकारी है। इस बार जो मेंस हुआ था ना 2021 वाला, इसमें S-400 से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे क्या ऐसा क्वेश्चन रिपीट होगा? रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास रहना चाहिए। और अपने जब एग्जाम के हॉल में लिखेंगे ना आंसर, और भारत ने किस तरह से कूटनीतिक सफल है, तो आप लिख सकते हो कि सेंसस के बीच में भी भारत आयात कर रहा है, उससे मिसाइल ले रहा है। तो ये हमारी कूटनीति का क्या है, सफल कूटनीति का ये उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो उसके अंदर। चलिए, इसका पहला चीज़ ये है कि ये क्या है, ड्रोन जो है ना रडारों से लेस है। ठीक है, ये रडारों से लेस है। इसकी जो रेंज जो है 600 किलोमीटर तक का रेंज है। ओके, ये 30 किलोमीटर तक का ये जो मिसाइल है वो 30 किलोमीटर ऊंचा और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर टारगेट कर सकता है। ठीक है, ये एंटी मिसाइल दाग सकता है। ठीक है, दुश्मनों का जो मिसाइल है उसको ये नष्ट कर सकता है। उसके साथ साथ इसका जो उपकरण है वो दुश्मनों को एक नज़र में ही पता चल जाता है, और लड़ाकू विमानों को भी ये, दुश्मन का जो लड़ाकू विमान है उस पर भी ये हमला करने के लिए सक्षम है। इसमें 4 तरह है। ठीक है, 4 तरह का मिसाइल है। एक जो मिसाइल है जो जिसका किलो जो है वो 400 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरे का 250, तीसरे का 120 और चौथे का 40 की इसका जो रेंज है। ये अलग अलग डिफरेंट रेंज में आता है। जिस तरह का जैसा टारगेट वैसे इसका मशीन का यूज़ किया जाएगा। राइट, अब भारत के लिए फ़ायदा क्यों है? आपको पता है कि भारत में ये चीज़ें आना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा 2 तरफ से दुश्मन है, एक चीन और एक हमारा पाकिस्तान। ठीक है, बहुत अच्छा पाकिस्तान। ठीक है, तो 2 तरह का मिसाइल है, हमें इसलिए 2 तरह की चुनौती आती है। और आप देखेंगे कि जब डोकलाम वाला इशू हुआ था ना, तो टेंशन स्टार्ट हो गया था कहाँ पे, पाकिस्तान वाले भी क्षेत्र पे भी टेंशन हो गया। तो हमें तैयार रहने की ज़रूरत है 2 फ्रंट वॉर के लिए। हमें 2 जगह भी एक साथ वॉर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की ये सिस्टम की ज़रूरत है, इसीलिए हमें इस तरह का टेक्नोलॉजी चाहिए। ओके, तो ये आर्टिकल था जो इसको हमने डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत है कि अगले 10 वर्षों में जो सीट है, डॉक्टर के नए सीटों का सीट बढ़ाया जाएगा। इसका प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। एक देखिए, कोविड का जब महामारी आया, कोविड-19, तो डॉक्टरों की कमी हो गई थी। ठीक है, डॉक्टर की कमी हो गई थी, शॉर्टेज हो गया था। दूसरी चीज़ है यहाँ कि डॉक्टर की शॉर्टेज होने के साथ साथ आप देखेंगे कि भारत में जनसंख्या क्या है, बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ रहा है और डॉक्टर को नहीं बढ़ाएंगे, और हमारी जो जनसंख्या है ना, कुछ समय के बाद क्या होगा, वृद्ध होगा, ओल्ड एज हो जाएगा। जब ये ओल्ड एज होगा जाएगा तो इसको सबसे ज़्यादा नुकसान होते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा डॉक्टर आप देखेंगे कि आपके फैमिली में जिनकी एज जैसे जैसे बढ़ता रहता है उनको तबीयत उतना ज़्यादा ख़राब होते रहता है, हेल्थ बिगड़ते रहती है। तो इस तरह से हम उसको ले चलेंगे। राइट, उसके बाद हमने देखा कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे स्टूडेंट भारत से बाहर जाके रह रहे हैं, तो उनको भारत में पढ़ाने के लिए भी हमें सिस्टम करना पड़ेगा। इसमें सीट की बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सारा चीज़ें करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या है कि डॉक्टर को बढ़ाने की ज़रूरत है। राइट, तो ये आर्टिकल डॉक्टर से संबंधित था। ये मोदी जी के द्वारा, इसमें अभी गुजरात में चुनाव होने वाला है तो वहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट होता है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इसके पेज के अंतर्गत नहीं है। आज उतना मस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ठीक है, ये आज ठीक ठाक मुझे एक ही दो आर्टिकल ऐसा है कि थोड़ा सही लगा।
एक ये है कि भारत जो है ना वो 10 लाख टन गेहूं आयात करेगा, किसको? मिर्च को, ठीक है, में इजिप्ट मतलब मिस्र। तो इसको क्या करेगा? आयात करेगा 10 लाख टन का। अब ये क्या बात की जाती है कि चालू खाते जो वर्ष है ना उसमें निर्यात की गई अनुमान जो लगाया गया है वो कितना लगाया गया है कि हम 1 करोड़ टन से अधिक का गेहूं निर्यात करेंगे। अब मैं सीधा सीधा बताता हूं, यदि हम ज़्यादा गेहूं निर्यात करेंगे तो क्या लाभ होगा? लाभ बताते हैं। पहला लाभ, हमारा जो चालू घाटा है, ठीक है, चालू जो घाटा है वो घाटा कम होगा। चालू घाटा ये होता है कि आप, तो पहला तो लाभ ये होगा। दूसरा लाभ क्या होगा कि किसान का आय बढ़ेगा। अब देखिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं निर्यात होगा दूसरे देशों में, तो यहाँ से तो हम भेज रहे हैं ना, तो क्या होगी? मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो क्या है? उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो किसान का क्या है? गेहूं ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा, तो गेहूं किसान का क्या होगा? आय बढ़ेगा। जब किसान का आय बढ़ेगा तो उसके साथ साथ हमारा जीडीपी भी बढ़ेगी। अब लगेगी जीडीपी कैसे बढ़ेगी? किसान के पास पैसा आएगा, ठीक है, किसान के पास पैसा आएगा तो किसान सामान खरीदेगी, दूसरे सामान खरीदेगी ना। अब भैया किसान ने गेहूं बेचा है तो दूसरे सामान भी खरीदेगा। हो सकता है किसान मोबाइल खरीद ले, हो सकता है किसान अच्छा कपड़ा खरीदे, हो सकता है किसान अपना खाना का लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाए। तो इससे क्या होगा? दूसरे जगह पे भी तो रोजगार बढ़ेगा। जो चौथा पॉइंट, रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? और सोचिए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इस तरह से आप पॉइंट सोच सकते हैं। किसी भी टॉपिक को लेना तो उसको आप सोचने का कोशिश करें कि इसका प्रभाव क्या होगा, ठीक है। आपको यूपीएससी कभी ये नहीं पूछेगी कि भारत में कितना गेहूं का आयात बढ़ा है, तो आयात कितना बढ़ा है, नहीं पूछेगी। आप सरकार आपको ये यूपीएससी आपको ये पूछ सकती है कि आयात बढ़ने से क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। आप देखिए नुकसान क्या हो सकता है। ऐसे मैं नुकसान नहीं बोलूँ, लेकिन ऐसे थोड़ा सा भी तो प्रॉब्लम होगी ना, रेट बढ़ जाएगा। जो घरेलू बाजार है उसमें रेट बढ़ेगा गेहूं का, क्योंकि क्या है? विदेश के लिए मांग है। तो यहाँ पे क्या था? पहले बहुत ज़्यादा सामान था, मांग कम था, तो रेट क्या था? कम था। लेकिन अब क्या है? मांग उधर भी हो गया तो इधर क्या होगा? रेट बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। और इस पेज के अंदर और कोई आर्टिकल नहीं है आज, ये आर्थिक वाले में, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि रथ यात्रा होता है मीनाक्षी मंदिर में, इनका ये त्यौहार है, राइट। ये मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ये मीनाक्षी और सुंदरेश्वर जो मंदिर है उसके बारे में है। यहाँ पे रथ यात्रा होती है। ये जो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये रथ यात्रा, थोड़ी सी हम विकीपीडिया पे चलते हैं, राइट। ये विकीपीडिया का कंटेंट है, तो विकीपीडिया के कंटेंट को ही देखते हैं। एक मिनट ना, हाँ, विकीपीडिया के कंटेंट में है, तो इसको हम देखते हैं कि कौन कौन सा है। पहला चीज़ें ये देखते हैं कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है। ये तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। ये किस शैली में बने हुए है? तो दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला में बना हुआ है। किस राजा के समय में बना था? तो ये राजा, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा राइट डाउन कर लूँ। ठीक है, तो किस राजा के टाइम में बना था ये किस राजा के समय बना है? देखिए, ये जो पांडवा राजा है उसके समय बना है, ठीक है। कितनी शताब्दी में बना है? तो 17वीं शताब्दी में बना है, ठीक है। उसके बाद है ये कौन कौन से देवता इसके अंतर्गत आते हैं? 2 देवता आते हैं, मीनाक्षी और शिव का ही रूप है। मीनाक्षी जो है वो पार्वती का रूप हो जाता है, ठीक है। और सुंदरेश्वर जो होते हैं ना, सुंदरेश्वर, ये शिव है। शिव भगवान जो आप जानते हैं ना, शिव, ये किस धर्म से संबंधित है? ये हिंदू धर्म से संबंधित है, राइट। चलिए आर्टिकल पर चलते हैं। अब इसके अंतर्गत नीचे चलते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें दिया हुआ है कि इसमें कुछ त्यौहार होती है, ठीक है। उस त्यौहार में जैसे देखें तो एक त्यौहार जो इनका फेमस जो त्यौहार है, एक फेमस त्यौहार है इनका रथ यात्रा, एक फेमस त्यौहार है नौका उत्सव,
ठीक है। तो अब याद करके रखेंगे कि ये जो मीनाक्षी वाला है ये रथ यात्रा और नौका वाला है, ठीक है। ये हिंदू जो उत्सव होता है जैसे कि नवरात्रा, ठीक है, शिवरात्रि, जहाँ पे इसको धूमधाम से मनाया जाता है। ओके राइट। तो मीनाक्षी मंदिर याद करके रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? यूपीएससी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देती है, कभी कभी नहीं, आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादातर से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के अंतर्गत। ये आर्टिकल एक है कि संकटग्रस्त पड़ोसी जो है ना, भारत के जो जितने भी पड़ोस के राज्य है वो संकटग्रस्त हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली बात किया जाता है कि अब बात की होती है कि मान लीजिए आप पाकिस्तान, आप ले लीजिए श्रीलंका, आप ले लीजिए अफ़गानिस्तान, आप ले लीजिए म्यांमार। पाकिस्तान में क्या है, अभी इमरान खान की सरकार, ये 4 चीज़ें हैं, वहाँ पे भी आर्थिक इशू है। श्रीलंका में आप देख सकते हैं आर्थिक क्राइसिस आ गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कोलैप्स कर गया है इनका। अफ़गानिस्तान में आप देख सकते हैं तालिबान का सत्ता हो गई है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है यहाँ पे। म्यांमार में आप देखेंगे कि सत्ता का कूच हो चुका है, मतलब सत्ता पे कौन आ चुका है? सेना आ चुकी है। सत्ता पे कौन आया है? सेना आ चुका है। कहाँ पे? म्यांमार में, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि भारत का कितने देशों से बाउंड्री लगती है, और उस देश का नाम मुझे बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। उसके बाद बात किया जाता है कि कुछ समय पहले ही मालदीव में आप देख सकते हैं और नेपाल में, वहाँ पे भी राजनीतिक प्रॉब्लम आई थी, राइट। उसके बाद है आर्थिक अनिश्चितताओं का शिकार उन्होंने भी देखने के लिए मिला था, ठीक है। भारत की जो पड़ोसी है उसका अमेरिका का जो एक मंच है, ठीक है, पर अमेरिका विचारक मंच है, ठीक है, फंड फॉर पीस, ये बताती है इसके रिपोर्ट के अनुसार 179 कंट्री में, मतलब 179 देशों में किस देश में कैसी स्थिति है राजनीतिक तौर पे, ठीक है, कौन देश कितना कमज़ोर है। तो उसमें आप अफ़गानिस्तान का देखेंगे तो 9वें स्थान पे है, म्यांमार को देखेंगे तो 23, पाकिस्तान देखेंगे तो 29, नेपाल को देखेंगे तो 51, श्रीलंका को देखेंगे तो 55, ये स्थान पे है। भारत इन सभी के मुकाबले 66 नंबर पे आता है, ठीक है। तो भारत का क्या है, रैंकिंग अच्छा है। इसमें जितना रैंक ज़्यादा आएगा उतना रैंक अच्छा होगा, मतलब किसी का एक रैंक आया है तो मतलब समझिए वहाँ पे सबसे ख़राब स्थिति है, और जहाँ पे 169 आया गया तो मतलब समझिए वहाँ की स्थिति सबसे अच्छी है देशों की। तो इसलिए भारत अपने पड़ोसी देशों से भारत की स्थिति क्या है, अच्छा है, ठीक है। अब बात किया जाता है कि देखिए भारत की स्थिति जो है, भारत की जो लोकतंत्र है वो इतनी मजबूत और बेहतरीन कैसे बन पाया, ठीक है, जबकि पाकिस्तान तो साथ साथ था, पाकिस्तान भी तो साथ साथ हमारे से अलग हुआ था, वो भी तो एक लोकतांत्रिक देश बनाने में सफल बनाया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो उसके पीछे जो उनका जो तानाशाही था, सैन्य का जो तानाशाही, सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता का दुष्चक्र में वो फंसता गया, ठीक है। हमारे यहाँ पे ना अभी तक एक भी बार सेना पलट नहीं हुई है, ठीक है। अच्छी तरीके से हमारी सेना भी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान का लाख लाख गुना अच्छा है, ठीक। और हमारे जो दूसरे देश है, तो हमारी सेना जितनी ज़्यादा स्किल्ड है उतनी ज़्यादा हमारा यहाँ पे ना प्रॉपर ट्रेनिंग होता है हमारे यहाँ पे। हमारी जो सेना है ना उसकी माइंडसेट दूसरों की सेना से टफ है। वर्ल्ड के जो टॉप 5 सेनाओं में से हमारी सेना आती है, ठीक है। वहीं भारत देखेंगे तो भारत का राष्ट्र निर्माण नहीं हुआ क्योंकि उनका जो अस्तित्व था ना वो लोग किसके ऊपर किए थे, एक कम्युनिटी, एक संप्रदाय के रूप में बनाए थे उसको, ठीक है। उसी तरह से आप 1971 में देख सकते हैं उन्होंने इस मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था जो आज के डेट में बांग्लादेश है, तो उनके साथ साथ सही जस्टिस नहीं कर पाए। तो वहाँ पे देख सकते हैं 71 में विरोध हुआ उनका। अब विरोध होने के साथ साथ क्या हुआ कि उनकी मुक्ति और के सिद्धांत को पालन किया गया। बाद में वहाँ पे भी बांग्लादेश भी उनके हाथ से निकल गया, ठीक है। म्यांमार में देख लीजिए, म्यांमार में सेना ने अपनी तख्ता पे आ चुकी है, सेना आगे आ चुका है, ठीक है। उनके जो सरकार, जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार था, ठीक है, उनको उसने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया, कूच कर दिया। कुछ मतलब होता है कि तख्ता पलट, सेना ने तख्ता पलट कर दिया, सेना अपने गद्दी पे आके बैठ गए, ओके। तो वहाँ पे क्या है, म्यांमार में समाजवादी विविधता और जातीय अलगाववाद की समस्या को कड़ाई से ही निपटा जा सकता है। ये किसका कहना है, सेना का कहना है कि इस तरह का जो विविधता होती है और अलगाववाद है उससे निपटने के लिए कड़ा मतलब लाठी का चार्ज ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होता है, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इमरान खान समेत जो 22, हम पाकिस्तान का बात करते हैं, इमरान खान समेत 22 अभी तक प्रधानमंत्री हुए हैं। एक भी प्रधानमंत्री आज तक अपना समय पूरा नहीं कर पाया, मतलब कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। मतलब समझे
कि 5 साल का कार्यकाल होता है, कोई भी प्रधानमंत्री 5 सालों तक सरकार नहीं बता पाई, नहीं रह पाई। तो ये सबसे बड़ी फेलियर माना जाता है लोकतंत्र का। पाकिस्तान के लोकतंत्र का सबसे बड़ी फेलियर जो है ना, वो यही है कि उनके जो सर्वोच्च जो पद है, उस पद को ही कोई नेता पूरा नहीं कर पाता है, राइट। वो कहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं भैया, उनके पास पैसा नहीं होता है। 22 बार अभी तक वो कर्ज लेने के लिए IMF के पास चले गए हैं, राइट। यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आता है कि पाकिस्तान की जो वित्तीय संकट को बचाने के लिए जो भी उनकी स्थिरता है, ठीक है, संवैधानिक तत्व है, राजनीतिक है, ये सब सारे चीज़ों को उनको रखना पड़ा। चलिए, अब हमने पाकिस्तान को अभी तक देखा, अब हम सीखते हैं थोड़ा सा श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका में क्या चल रहा है। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार को प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन इस बहुमत को उसने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया। उसने 2020 में विवादित संविधान में संशोधन कर दिया। संविधान में संशोधन करने के बाद जो राजपक्षे जो राष्ट्रपति है, उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई, बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई। जब किसी एक के पास शक्ति आ जाता है ना लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र नियंत्रण और संतुलित नहीं रह पाता है। हमारा जो बैलेंस है, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, ठीक है, बैलेंस जो बना के रखना होता है ना, वो बैलेंस बन नहीं पाता है, बैलेंस बिगड़ जाती है जब किसी एक ही पार्टी के पास या एक ही व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा पद चला जाता है। तो आज देख लीजिए, उनके द्वारा आर्थिक कुशासन और जो उनके द्वारा जो नीति बनाई जाती है, ठीक है, तुगलकी नीति बताया जाता है। मतलब तुगलकी नीति ऐसा नीति जो मतलब कि एक बार मैंने बोल दिया वो होगा, ठीक है, इस तरह का। तो उससे आप देख सकते हैं वहाँ पे भोजन के लिए आज तड़प रहे हैं वहाँ के लोग, ठीक है, फूड नहीं है वहाँ पे, अनाज नहीं है, ईंधन नहीं है। आप ये सोचिए कि पेपर नहीं हुआ इस बार, एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसके पीछे क्या कारण है? पेपर नहीं था। पेपर खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है जिससे कि वो पेपर ले सके। तो आप बहुत सारा देखेंगे भारत को क्रिटिसाइज़ करने वाला। देखिए, आप इंडिया के किसी पार्टी को क्रिटिसाइज़ करिए, लेकिन इंडिया को क्रिटिसाइज़ मत करिए। आज हमारा इस देशों के, मैं जितने भी देश का काउंट करवा रहा हूँ, उनके कंपेयर में आप देखिए कि भारत कितना आगे है। भारत में ऐसा है कि पेपर के कारण कभी एग्जाम नहीं हुआ है? नो। लेकिन आप देखिए बगल वाला अपने पड़ोसी देश पेपर के कारण एग्जाम नहीं ले पा रहा है, राइट। पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है, ओके। पानी पीने के लिए उनके पास नहीं है, दूध लेने के लिए, ब्रेड लेने के लिए 300-300 रुपया देना पड़ रहा है उनको। तो इस तरह का हालात हो गया है। बिजली की किल्लत, बिजली ही नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पे। उसके बाद हम वही चीज़ें बताया जाता है कि श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, अफगानिस्तान हो, यहाँ पे इतनी सर्वोच्चता पे है, ठीक है। इनकी स्थिति दयनीय होने का पीछे 2 कारण हो सकता है। एक, उनकी जो उछली वर्ग जो है ना, ऊंचे पे जो नेता बैठे हुए हैं, उनकी नाकामी के साथ साथ दूसरा कारण है कि बाहरी ताकत भी इसको फंसाते जा रहा है। बाहरी ताकत मतलब चीन। आप देखिए, चीन ऐसा कर रहा है कि चीन चाहता है कि दक्षिण एशिया में भारत को अलग थलग किया जाए। इसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सारे देशों को कर्ज देना स्टार्ट किया। बहुत अच्छा सीख गया श्रीलंका। हमन टोटा पोर्ट चला गया, आज देखो क्या हाल है, राइट। तो उस समय जब आपको मिलता है ना, तो आप मज़े में खाते हो, जब देना पड़ता है ना, फिर याद आता है कि अरे भैया मुझे तो देना ही भी पड़ेगा। तो ये भी बात होती है। एक ने, मैंने कहीं पे पढ़ा था, उसने एक चीज़ें बताया था कि देखो, आप यदि किसी से मांग के ना बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट में खाना खा ले तो कर्ज में, ठीक है, किसी से कर्ज लेके और रेस्टोरेंट में जाके यदि खाना खा लेते हो ना, तो समझना वो सबसे गलत दिन है। मतलब कि सबसे बुरा दिन आपके लिए वही है। और आप देखो, एक रोटी, नमक रोटी भी खा के और किसी से आपने पैसा कर्ज नहीं लिया है और फिर भी आप सोते हो ना, तो सबसे अच्छा दिन आपके लिए वो है, ठीक है। तो कभी भी हमें अपनी शौक को पूरा करने के लिए कर्ज मत लो। आप अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाओ, कमाओ और करो, वो चीज़ आती है। चलिए डिस्कशन पे आते हैं। तो ये भारत क्या करता है, चीन क्या करता है, ब्लैंक चेक पकड़ा देता है। ले जिए भैया ब्लैंक चेक, जितना भरना है मैंने यहाँ सिग्नेचर कर दिया, अमाउंट भर लेना, मैंने डेट डाल दिया, ठीक है, जितना करना है कर लो। पहले तो ये कर देता है, लेकिन बाद में क्या करता है, वो उपनिवेश बना लेता है। उपनिवेश बना के इसको सारे देशों को शोषण करते रहता है, राइट। वही एवज बताया जाता है भारत को। आप देखेंगे कि जितने भी देश हैं, ठीक है, अब ये देश जब इस समस्या में फंस जाते हैं तो आते कहाँ पे है, भारत में। अभी किसके पास, चाइना, आप देखोगे कि वो जो है श्रीलंका इसके पास आ रही है।
अब हमने अफ़गानिस्तान को भी गेहूँ दिया है मानवता के तौर पे, हमने आतंकवाद को सपोर्ट नहीं किया है, हमने मानवता के तौर पे दिया है उनको। तो ये सारा चीज़ें बताया जाता है तो राइटर यही कहना चाहते हैं कि देखिए भारत के पड़ोसी देश ना सारे में अभी अशांति फैली हुई है, उस समय भारत की जो भूमिका है वो अहम हो जाती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी ये वो कि संयुक्त परीक्षा को लेके था, तो वो हमने पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं बनती है और कोई ज़्यादा इसमें निकल के नहीं आता है। राइट, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है। इस पेज में ना आज इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल था नहीं, ये यूक्रेन वाला ही चल रहा है, तो मैंने आपको बताया कि डे टू डे कमेंट्री हमें नहीं देखनी है। ठीक है, ये इमरान खान की पार्टी को लेके है, विदेशी फंडे को गायब किया गया था, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको हमें नहीं देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, जिसको हमने डिस्कस किया, यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।